जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। द्रव्य गुण पर्यायका जो नित हुए ज्ञान, शीघ्र लहे सम्यक पद, पावे पद निर्वाण। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। छोटे छोटे से प्रश्नों के माध्यम से बहुत गंभीर अध्यात्म की गंभीर नींव को बताने का इसमें प्रयास किया गया है, और वही प्रयास हम सभी कर रहे हैं। अध्यात्म को समझने की ये जो कुंजी है, चाबी है, उससे समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमारे कितने प्रश्न हो गए? काल तक के हो गए थे ना, आकाश तक। 41 क्वेश्चन हो गए थे। अलोकाकाश किसे कहते हैं, यहां तक के काल द्रव्य भी शायद, हाँ काल द्रव्य भी चल गया था हमारा। 43 प्रश्न कंप्लीट हो चुके थे हमारे, है ना। तो एक दो छोटे छोटे से प्रश्न आपसे पूछ लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने विषय में। क्या काल द्रव्य सभी द्रव्यों में परिणमन करवाता है? क्या काल द्रव्य सभी द्रव्यों का परिणमन करता है? प्रश्न ये है। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। हाँ, काल द्रव्य सभी द्रव्यों में परिणमन करवाता है। समता भाभी। जजमेंट काल तरफ परिणमन कराता नहीं है। मतलब स्वयं परिणमन करते हुए निमित्त होता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। काल द्रव्य परिणमन करता है तो स्वयं में स्वयं का परिणमन करता है, बाकी सब द्रव्यों का परिणमन करवाता है ऐसा नहीं है। सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब तेजस शरीर किसे कहते हैं? मणि जी। देवी जय जिनेन्द्र। हम्म। जिस उद्गल जिस जिस उद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। जिस उद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है ना, उसे तेजस शरीर कहते हैं। अच्छा, तो तेजस, कांति एक ही तो बात हुई। जैसे आपसे ये पूछा कि ये डब्बा किसे कहते हैं, तो जिससे ये डब्बा बना है उसी को डब्बा कहते हैं, ये बोल दिया आपने, तो बात तो एक ही यानी हुई। उद्गल परमाणुओं से इन तो भी एक, उद्गल परमाणुओं के स्कंद से तेजस शरीर बनता है, उसे तेजस। देखिए चलिए विमलेश जी बोलिए। जैसे दीदी हम्म। दीदी औदारिक मेघनिक कारक इन शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाले को तेजस शरीर कहते हैं। बिल्कुल सही। शरीर पूछा था ना हमने, तो शरीर, तेजस शरीर क्या होता है ये बताना था। तो उन तीनों शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाला जो शरीर है वह तेजस शरीर है। चलिए, वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? सुलेखा जी। जो जो मतलब छोटे बड़े पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, जैसे देव नारकी, उनको व्यक्ति शरीर कहते हैं। देव और नारकियों को नहीं कहते, देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। हाँ, देव और नारकियों की होता है विक्रिय मतलब हाँ, शरीर।
ठीक है, सही उत्तर दिया आप। गुण किसे कहते हैं? शोभा जी। जय हिंद दीदी। हम्म। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। बिल्कुल सही। गुण कितने प्रकार के हैं? दो। बोलूं दीदी? और दो। कौन कौन से? सामान्य सामान्य गुण और विशेष गुण। जो ठीक। सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। हम्म। ठीक। सामान्य गुण कितने हैं और कौन कौन से? विशु जी। दीदी, हम्म। सामान्य गुण अनंत है, मुख्य रूप से 6 हैं। हम्म। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, आगुर लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। बहुत अच्छा। किस गुण के कारण द्रव्य का क्या नाम पड़ा? नमिता जी। जय जैन दीदी। दीदी, अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को सत कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को वस्तु कहते हैं, और द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य को में द्रव्यपना होता है, और प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य में प्रमेय होता है या गेयपना होता है, और अगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य में बस इतना ही ठीक है, किस गुण के कारण क्या कहते हैं यही पूछा था। ठीक है। चलिए, तो अब ये हमारी चर्चा इतनी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 43 तक चल गए हैं। 42 तक तो चल ही गया था। काल द्रव्य किसे कहते हैं ये हमने देख लिया था, पेज नंबर 11, 11। काल के कितने भेद हैं? तो काल के दो भेद हैं, निश्चय निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? 44 नंबर का प्रश्न है, निश्चय काल किसे कहते हैं? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। कल कल बताया था काल द्रव्य क्या होता है। कल लोहे की कीली और चक्की का उदाहरण दिया था ना। तो जैसे लोहे की कीली है और उस कीली के आधार पर पूरी चक्की घूमती है, तो उसी तरह से ये जो निश्चय काल है वो वही काल है। क्या है निश्चय काल? कि जितना भी लोकाकाश है, कितना बड़ा है लोकाकाश? असंख्यात प्रदेश वाला लोकाकाश। उतना जो भाग है वहां पर प्रत्येक प्रदेश में, पूरे लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में जो कालाणु है वह रत्न की भांति खचित है, फिक्स है वहां पर एक एक द्रव्य में। इसके लिए हीरे की अंगूठी का भी उदाहरण देते हैं। जैसे अंगूठी हो कोई, और उसमें ऐसे ऐसे स्क्वायर शेप की अंगूठी, उसमें एक एक रत्न हीरे हीरे जड़े रहे, तो एक एक हीरा अपने अपने स्थान पर फिक्स है। जैसे उसी तरह पूरे लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर कालाणु अ, जड़े हुए हैं। रत्न राशि की तरह कालाणु जड़े हुए हैं। काल द्रव्य, और उसे ही निश्चय काल कहते हैं। काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य या कालाणु स्थित है। प्रश्न 45, व्यवहार काल किसे कहते हैं? वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह को व्यवहार काल कहते हैं। जितने भी भेद हो सकते हैं काल के, वो सब व्यवहार काल है। निश्चय काल तो वही है कालाणु, वह निश्चय काल है। और बाकी हम किसी भी रूप में काल को कहें, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये भी सब व्यवहार काल है। एक दिन, 10 दिन, 365 दिन, दिन, रात, महीना, वर्ष, ये सब व्यवहार काल है। बहुत इजी, हम छह डाला में भी ये पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न। हाँ, कोई प्रश्न है क्या किसी का, संगीता जी? नहीं दीदी, वो तब आंसर देने के लिए किया। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आया है अब 46 नंबर का। जीव पुद्गलादिक द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है? ये मैं सोच रही थी कि सबसे पहले इस प्रश्न को ले, लेकिन चलिए, अभी ये 46 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने कितने हैं?
कितने हैं जीव, कितने हैं पुद्गल, कितने हैं, जो छह द्रव्य है उनकी संख्या कितनी है और उनका क्षेत्र क्या है, दोनों ही यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जीव द्रव्य अनंत अनंत है, सबको याद होगा वैसे ही। जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल द्रव्य असंख्या। बहुत सरल है। जीव कितने हैं, अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, और धर्म अधर्म और आकाश एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात। उसे लोक प्रमाण असंख्यात भी कहते हैं, वो भी ठीक है क्योंकि पूरे लोक में है ना, पर है कितने, असंख्यात है। उसकी संख्या कितनी है, असंख्यात। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है। जीव द्रव्य अनंत अनंत है और संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत गुणे अधिक है, और वे भी संपूर्ण लोक में मतलब इसमें क्षेत्र भी बताते जा रहे हैं। तो क्षेत्र तो आपको सबको वैसे भी पता होगा। अनीता जी बोलिए, क्या प्रश्न है। बोलिए बोलिए। अरे ऐसे तो बहुत समय चला जाएगा, चलिए अब एंड में कोई प्रश्न हो तो एंड में पूछिएगा। तो अब क्षेत्र की बात करें, संख्या तो देख ली हमने, जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, काल द्रव्य लोक प्रमाण काल द्रव्य असंख्या। अब क्षेत्र देखते हैं। तो जो जीव है वो कहाँ पर है, संपूर्ण लोक में। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर जीव ना हो, तो संपूर्ण लोकाकाश में है। पुद्गल द्रव्य कहाँ है, वह भी संपूर्ण लोक में है। और धर्म अधर्म द्रव्य एक एक है और संपूर्ण लोक, ये भी संपूर्ण लोक में है। आकाश द्रव्य एक है और लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है, मतलब लोक और अलोक में भी व्याप्त है। आकाश द्रव्य एकमात्र ऐसा द्रव्य है जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, वह अलोक में भी व्याप्त है। और काल द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित है। इसीलिए हम गिन पाए उनको कि वो असंख्यात है। मतलब इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो असंख्यात है, क्योंकि वो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक स्थित है। तो एक एक करके कितने हो गए, असंख्यात हो गए, क्योंकि लोक का क्षेत्र कितना है, असंख्यात प्रदेश है। और काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है, इसलिए वह एक असंख्यात हो गए। तो काल द्रव्य का क्षेत्र भी लोक ही है, और उसकी संख्या कितनी है, असंख्यात है। तो ये सारी संख्या और सारे क्षेत्र हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए। हो गए हैं क्या सबको याद। चलिए एंड में पूछूंगी मैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, 47 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है। संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है, और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। प्रत्येक जीव का साइज क्या है ना। पहले क्वांटिटी देख ली थी, अब साइज साइज देख रहे हैं उसकी, कितना बड़ा बड़ा है प्रत्येक जीव। तो इसको दो भागों में बांटा गया है इसके उत्तर को। एक तो प्रदेशों की अपेक्षा से, और दूसरा संकोच विस्तार की अपेक्षा से। तो प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से कितना बड़ा है, तो असंख्यात प्रदेश ही है, तो असंख्यात प्रदेश ही तो लोकाकाश भी है। इसलिए लोकाकाश के प्रदेश लोकाकाश जितना बड़ा है जीव भी, लोकाकाश जितना असंख्यात प्रदेश वाला जीव है प्रदेशों की अपेक्षा से। और संकोच विस्तार की अपेक्षा से उसमें दो भेद कर लो। संकोच विस्तार की अपेक्षा से जिस शरीर में अभी है उस शरीर के प्रमाण वाला है, संकुचित होकर, है ना। और यदि विस्तारित होता है तो वो पूरे तीन लोक के प्रमाण हो जाता है। जब केवली समुद्घात होता है पूरे तीन लोक के बराबर हो जाता है। तो संकोच विस्तार में दो बातें, एक तो जब संसार अवस्था में है तब शरीर प्रमाण में है, और सिद्ध अवस्था में है तब किंचित न्यून पुरुषाकार है। मतलब उसको आप और सरल भाषा में बोलेंगे तो अंतिम शरीर प्रमाण है, जितना अंतिम शरीर था उसके बराबर का है वो, इतना बोल सकते हैं। वास्तव में तो उससे किंचित न्यून ही है वह, लेकिन सरलता की दृष्टि से आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अंतिम शरीर प्रमाण है, तो वह भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तीनों बातें समझ में आ गई। जीव की साइज बता रहे हैं यहाँ पर। तो पहले एक तो बताया उसके प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से वह लोक के बराबर है।
फिर उसके संकोच विस्तार की अपेक्षा से, तो वह शरीर प्रमाण है, और या फिर अंतिम शरीर प्रमाण मुक्त जीव। बस ये तीन चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है? ऐसा कोई तो जीव होगा जो जो पूरे विस्तार को प्राप्त हुआ होगा। तो वह जीव है मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव, लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है। जो जीव मोक्ष जाने वाला है, जिसके केवली समुद्घात होता है, तो उसके आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं वो पूरे फैल जाते हैं, पूरे तीनों लोकों में फैल जाते हैं, और पूरे लोक के बराबर वो पूरा विस्तार उसका हो जाता है। जीव का, एक जीव का, अनंत जीव का नहीं बोल रहे, एक जीव ही पूरे लोकाकाश के बराबर हो जाता है। अब इसमें सहज ही प्रश्न आता है कि समुद्घात क्या होता है? तो उसके लिए अगला प्रश्न देखिए, समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। मूल शरीर को नहीं छोड़े और आत्म प्रदेश निकल जाए बाहर, ऐसा भी हो सकता है क्या? और ऐसा भी हो सकता है कि मूल शरीर को छोड़कर आत्म प्रदेश निकल जाए। दोनों अवस्थाएं हो सकती है। तो मूल शरीर को छोड़कर आत्म प्रदेश निकल जाएंगे, तब तो क्या कहलाएगा? वह मरण हो गया, मरण कहलाएगा। और यदि मूल शरीर को नहीं छोड़ा है और फिर भी आत्म प्रदेश बाहर निकल गए, तो क्या कहलाएगा? वह समुद्घात कहलाएगा। इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन समझने के लिए आप समझ लिए 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। मारणांतिक समुद्घात, कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, केवली समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, और एक और कौन सा रह गया? वेदना हो गया। अ, देखो, मारणांतिक, वेदना, काशायिक, केवली समुद्घात, तेजस आहार, और एक और कौन सा वेदना समुद्घात, विक्रिया विक्रिया समुद्घात। विक्रिया समुद्घात। बिल्कुल सही। किसने बताया? मेरे पास लिखे हुए थे ये। अच्छा, कौन है? मुझे समझ नहीं आ रही, आवाज किसकी है? मैं संगीता जैन मैं। हाँ, अच्छा, संगीता जी, हाँ, सही। जब हमारा ये चला था प्रकरण, तब उसमें हमने ये समझे थे सातों ही। तो ये सातों ही समुद्घात होते हैं। अब समुद्घात मतलब क्या हुआ? कि जैसे आपने छिपकली देखी होगी, है ना? तो छिपकली की कभी कभी उसकी पूंछ कट जाती है। छिपकली की पूंछ कट जाती है, तो छिपकली अलग और पूंछ अलग रहती है, लेकिन पूंछ भी हिलती रहती है और छिपकली भी हिलती रहती है। तो जब वो पूंछ छिपकली से अलग हो गई, तो फिर कैसे हिल रही है? कि उस समय उसको वो तीव्र वेदना होती है, और उसके कारण जो उसके आत्म प्रदेश है छिपकली के जीव के, वह प्रदेश वहां तक फैलते हैं। जब पूंछ कटती है ना, तो वहां तक फैल जाते हैं उसके प्रदेश। पूंछ से उससे मतलब प्रदेश फैले हुए रहते हैं शरीर और पूंछ के बीच में, और वह उसको तीव्र वेदना होती है ना? तो ये हमने देखा है। ये सब इस तरह से, मतलब मूल शरीर को भी नहीं छोड़ा है, और जैसे किसी का मरण होने वाला होता है ना? और उसकी आयु बंध गई है पहले ही, और उसका मरण हो रहा है, और वह जहां पर उसका जन्म होने वाला है, वह मरते समय उसके प्राण खींचते हैं एकदम, मतलब। और वो मारणांतिक समुद्घात ऐसा होता है कि है तो इसी शरीर में वह जीव, लेकिन उसकी आत्म प्रदेश खिंचकर वहां तक जाते हैं जहां पर उसका जन्म होने वाला है, उस भूमि को स्पर्श करके वापस आ जाते हैं। ये ऐसा मारणांतिक समुद्घात होता है। और इसी तरह के सब समझ लेना, सारे समुद्घात है। अभी तो अपने विषय में नहीं है, तो अलग जब अवसर आएगा तब समझेंगे उसको। तो ऐसे ही केवली समुद्घात होता है जब, तो क्या होता है उसमें? कि केवली भगवान के 4 घातिया कर्म तो नहीं बचे ना, अनंत भगवान के। घातिया का तो नाश कर दिया उन्होंने, अघातिया कर्म बचे। कौन कौन से अघातिया? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, है ना? ये 4 अघातीय कर्म बचे। अब इसमें क्या हुआ कि जो आयु कर्म है वह तो रह गया उनका अल्प, और नाम, गोत्र, वेदनी अभी बचे हैं ज्यादा, उनकी स्थिति ज्यादा बची है। तो जब आयु कर्म की स्थिति कम हो और नाम, गोत्र और वेदनी की स्थिति ज्यादा हो, तब यह केवली समुद्घात होता है। और इसमें पूरे तीनों लोक में आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। और उसका एक प्रोसीजर होता है, दंड, प्रतर, कपात, इस तरह से
दंड मतलब कपाट, मतलब ऐसे कपाट खुलते हैं ना, ऐसे आत्म प्रदेश ऐसे पूरे ऐसे होके फैल जाते हैं। किसी में दंडवत फैलते हैं, ऐसे लंबे होके फैलते हैं। 3 तरह की प्रोसेस उसमें बताई है। तो इस तरह से वो जो केवली भगवान है उनका केवली समुद्घात इस तरह से होता है। सभी केवलियों के यह समुद्घात हो यह आवश्यक नहीं है, किसी किसी के यह केवली समुद्घात होता है। तो जब केवली समुद्घात, अब ये प्रकरण यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जब केवली समुद्घात होता है तब तीनों लोकों में आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। अब देखिए 50 नंबर का प्रश्न, अस्तिकाय किसे कहते हैं। ये तो बहुत मतलब समझ लीजिए हमारे जो तत्वार सूत्र चल रहा है उसमें तो यही प्रकरण चल रहा है। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय, अस्थि और काय, है ना। तो जो बहुप्रदेशी द्रव्य है उनको अस्तिकाय कहते हैं। अब बहुप्रदेशी मतलब क्या हुआ, तो अब इसमें आने वाला है वैसे तो, पर आप तो समझ लीजिए अभी, फिर हम क्वेश्चन फास्ट ले लेंगे। प्रदेश, प्रदेश मतलब क्या है देखिए इसका 54 नंबर का प्रश्न पढ़िए। प्रदेश किसे कहते हैं। आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। एक पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु जितने प्रदेश को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, मतलब वह एक प्रदेश हुआ। तो उतना बड़ा यदि कोई एक द्रव्य होगा तो वह एक प्रदेशी द्रव्य होगा, और उससे ज्यादा बड़ा कोई द्रव्य हुआ तो वह बहुप्रदेशी द्रव्य होगा। अब हमें दिमाग लगाना है कि कौन सा द्रव्य बहुप्रदेशी है और कौन सा द्रव्य एक प्रदेशी है ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा तो सबको ख्याल में आ गया होगा, इसमें और आने वाला है। अभी देखिए, और जो बहुप्रदेशी द्रव्य है ना वो अस्थिकाय, उसी को अस्थिकाय कहेंगे। जो एक प्रदेशी द्रव्य है उन्हें अस्थिकाय नहीं कहेंगे। अब कोई बता सकता है कि कौन है, कौन सा द्रव्य, कौन कौन सा द्रव्य बहुप्रदेशी है, कौन कौन से द्रव्य एक प्रदेशी है। कौन बता सकता है, अवधेश जी। अनम्यूट कीजिए पहले, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए। आपके उस पर मैसेज आ रहा होगा एक, उसको यस कीजिए। उस पर अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट यू से। हाँ, हाँ अब बोलिए, आ रही है आवाज आप। जो परमाणु एक प्रदेश को घेरता है वो एक प्रदेशी है, और जो बहुत सारे प्रदेश को घेरते हैं वो बहुप्रदेशी। बिल्कुल सही है। अब कौन कौन से द्रव्य एक प्रदेशी है और कौन कौन से द्रव्य बहुप्रदेशी है। द्रव्य कितने, जैसे पहले द्रव्य कितने हैं ये बताइए। द्रव्य तो 6 होते हैं। हम्म। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो हाँ जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म, आकाश एक एक, और काल लोक प्रमाण संख्या। ठीक है, ये तो संख्या हो गई। तो प्रदेश बताइए। तो जीव एक, जीव अनंत है, जी कैसे बताएं। संख्या, प्रदेश उसके कितने प्रदेश है, जीव के प्रदेश कितने हैं? अब हमको ये छांटना है ना, एक प्रदेशी कौन है इन द्रव्यों में और बहुप्रदेशी कौन है। मतलब एक से ज्यादा प्रदेश वाला द्रव्य कौन सा है और एक प्रदेश वाला द्रव्य कौन सा है, बस इतना सा बताना है आप। जीव, जीव तो बहुप्रदेशी हुआ ना। बहुत, नहीं, पूछना जीव नहीं है, एक बताना है। एक, जीव अनंत है ना, तो एक प्रदेश हुआ। अच्छा, और मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, इंदिरा जी। 5 द्रव्य बहुप्रदेशी है और एक काय द्रव्य, काल द्रव्य खाली वो है। देखो मैं भूल रही हूँ, 5 द्रव्य तो बहुप्रदेशी हैं। हम्म। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, और काल एक प्रदेशी है। ठीक है, बिल्कुल सही, सही जवाब दिया आपने। 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं और एक द्रव्य एक प्रदेशी, और वह एक द्रव्य काल द्रव्य है। अब इसमें किसी को प्रश्न हो सकता है कि पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है या बहुप्रदेशी। इसका उत्तर अभी आने वाला है, आगे देखिए। अब जो बहुप्रदेशी द्रव्य है वह वही अस्थिकाय है। तो अब कितने द्रव्य अस्थिकाय बचे हैं?
अब बता सकते हो अवधेश जी, कितने द्रव्य अस्थिकाय हैं? अब तो आ गया होगा समझ में। चलिए, कौन बताएगा? कल्पना जी बोलिए। हम्म। क्या बात है आज, हाँ बोलिए। पांच दीदी, 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं काल के। 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। ठीक है, कौन कौन से 5? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए, अब आगे आगे वाला प्रश्न। काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है? सिंपल सा उत्तर है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है। 53, पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, फिर भी वह अस्थिकाय कैसे है ना? पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है ना, ये तो पता है ना सबको। पुद्गल जो परमाणु है वह एक प्रदेशी, क्योंकि प्रदेश में ही उसका, अभी जो प्रदेश की परिभाषा पढ़ी हमने 54 नंबर की, उसमें पुद्गल परमाणु का तो उदाहरण लिया है कि जिस आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, तो एक पुद्गल परमाणु मतलब उतना हुआ, एक प्रदेशी हुआ। ठीक है, तो फिर जब पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, तो फिर उसको अस्थिकाय क्यों बोला? ये तो पार्शलिटी हो गई। बेचारा काल द्रव्य अकेला छोड़ दिया उसको, वो बाकी सब बहुप्रदेशी हो गए, और जो बहुप्रदेशी नहीं था पुद्गल द्रव्य, उसको भी अपने में मिला लिया। तो पुद्गल द्रव्य के साथ पक्षपात किया ये तो, मतलब जो काल द्रव्य है वह तो अपोजिट टीम में अकेला रह गया। पुद्गल द्रव्य को बहुप्रदेशी कैसे कह दिया? उसका उत्तर, यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, पहले तो ये स्वीकार करो कि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, फिर भी उसमें स्कंध रूप होकर बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए उपचार से उसको अस्थिकाय कहा जाता है। उपचार मतलब व्यवहार, है ना? यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। व्यवहार से ऐसा कहा गया है, उसको जो अस्थिकाय कहा है वो व्यवहार से कहा है। वास्तव में तो पुद्गल परमाणु है तो एक प्रदेशी ही, पर चलो ठीक है, जब पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है ना, तो पुद्गल परमाणु को बहुप्रदेशी नहीं कहते, स्कंद को बहुप्रदेशी कह देते। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि स्कंद हुए ना बहुप्रदेश में, तो स्कंद हो गया, तो स्कंद को बहुप्रदेशी कह देते। पुद्गल को तो एक ही प्रदेशी कहना था कि नहीं, इसलिए कहा है पुद्गल परमाणु को भी एक प्रदेशी, इसलिए कहा है क्योंकि पुद्गल परमाणु में बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। यदि उसमें शक्ति नहीं होती बहुप्रदेशी होने की, तो फिर वह स्कंद रूप नहीं बनता, वो हमेशा ही एक ही पुद्गल परमाणु जैसा ही रहता हो, मतलब स्वतंत्र परमाणु ही रहता। इसका मतलब कि उसमें शक्ति है स्कंद रूप होने की, और स्कंद रूप होने की शक्ति, इसका मतलब बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए उसे व्यवहार से पुद्गल को भी बहुप्रदेशी कहा गया है। 54 नंबर चल गया हमारा। 55, किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? देखो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस द्रव्य के, अभी तो हमने द्रव्य की संख्या देखी थी, क्षेत्र देखा था, है ना, और बहुप्रदेशत्वपना देखा था। अब देख रहे हैं कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। हालांकि ये जो बहुप्रदेशी हमने निकाले हैं उसी में से इसका आंसर निकल गया था, लेकिन ये अलग से प्रश्न दिया है इसमें। जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। जीव के, अब यहाँ पे एक जीव की अपेक्षा से समझ लेना, जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश, इनके असंख्यात प्रदेश हैं। पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस तरह 3 प्रकार के प्रदेश हैं। और काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी हैं। फिर से, जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश, ये सब असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये तीनों प्रकार के प्रदेश होंगे। और पुद्गल परमाणु और काल द्रव्य दोनों ही एक एक प्रदेशी है। ठीक है, आ गया समझ में? इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। जिसको समझ में नहीं आया हो वो आराम से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, अभी अभी हमने ये प्रकरण पढ़ा है, तो बहुत सारे लोग तो परिचित हैं इससे, लेकिन जो जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, हो सकता है उनको नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं।
बहुत सरल है वैसे तो, स्पष्ट इसमें दिया हुआ है। चलिए अब देखिए, जो समझ लीजिए जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं, आधारभूत सिद्धांत जो हैं उन्हीं के शब्दों को छांटकर उसी के प्रश्न बनाए गए हैं। यहाँ पर जो आगे आने वाले 3 प्रश्न हैं वो जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। 56, उत्पाद किसे कहते हैं। 57, व्यय किसे कहते हैं। और 58, ध्रुव किसे कहते हैं। ये 3 प्रश्न उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, जो सूत्र हम पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र में, उसी में से लिए गए हैं तीनों शब्द। हाँ शोभा जी, कोई प्रश्न है। जी हाँ दीदी। दीदी अभी आपने बोला जीव धर्म अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, जबकि आकाश के तो अनंत प्रदेश है ना। हाँ फिर से पढ़ो आप पहली लाइन, लिखो क्या लिखा है। जीव धर्म अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, तो ये लिखा हुआ है। लोकाकाश पर लिखा है ना? लोक आकाश नहीं लिखा है, लोकाकाश लिखा है। हाँ, और आकाश का वह अच्छा हिस्सा, लोकाकाश के असंख्यात है, आकाश का नहीं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, आकाश तो अनंत प्रदेशी ठीक। है ना, इसमें अच्छा, शायद नहीं आया है। आकाश अनंत प्रदेशी है और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात इसमें आकाश नहीं आया। हाँ हाँ, उसको आप लगा लेना मन से, आकाश अनंत प्रदेशी है, पर चूंकि यहाँ पर लोकाकाश लिखा है इसलिए वह असंख्यात प्रदेशी ही है। दीदी जी जैसे ये अभी जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म, आकाश एक और काल लोक प्रमाण असंख्यात, तो ये अभी अपने लिखे थे कि ये इनके द्रव्य का क्षेत्र है। फिर क्षेत्र और प्रदेश में अंतर क्या हुआ, मतलब ये फिर प्रदेश में ये अलग आ गया। किसको लिखा क्षेत्र, अरे उनका क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र तो उनका ये बताया कि संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं, ये क्षेत्र है। और ये जो बताया जीव द्रव्य अनंत, ये तो संख्या है। अच्छा। संख्या, क्षेत्र, प्रदेश, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो जीव है जैसे, तो जीव अनंत है क्योंकि वो संख्या अपेक्षा अनंत है, एक जीव तो है नहीं। संख्या अपेक्षा पूछेंगे जीव अनंत है, क्षेत्र अपेक्षा पूछेंगे तो जीव कहाँ पर है, तो पूरे लोकाकाश में है। प्रदेश अपेक्षा पूछेंगे जीव कितना है, तो असंख्यात प्रदेशी। तो ठीक है। क्षेत्र, संख्या और प्रदेश, ये 3 अलग अलग थी। हाँ अलग अलग बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग, तो और भी देखो अभी आएंगी शायद, निकल भी गई होंगी। मुख्य तो यही है वैसे, अभी और आएंगी तो फिर समझेंगे उसको। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो मुख्य प्रश्न है हमारे 3, उत्पाद व्यय और ध्रुव, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं, और प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको, आवाज आ रही ना सबको। उत्पाद व्यय और ध्रुव। सबसे पहले उत्पाद, द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति। अब पर्याय क्या होती है ये हम पढ़कर आ चुके हैं पहले ही, दशा, अवस्था, हालत, ये सब उसके पर्यायवाची है। किसे कहा, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ये हमने देखा था। परिणमन मतलब वो जो वर्तमान अवस्था है, जैसे ये डब्बा है ना, इसकी जो अभी दिखाई दे रही है आपको अवस्था, ये इसकी पर्याय है ना। और इसका जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वह गुण है। और ध्रुवता क्या है इसकी, इसका नित्यपना, इसमें जो अस्तित्वपना है, इसका टिका रहना पना। इस डब्बे को हम जला भी देंगे तब भी इसकी राख बनेगी, है ना, नष्ट नहीं होगा। जो पुद्गल द्रव्य है वह नष्ट नहीं होगा, परिवर्तित हो जाएगा। किस रूप में, राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, थोड़े दिन बाद, समझ लो सालों बाद, ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, टूटा फूटा हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सब इसकी अवस्थाएं बदलेंगी। किसकी अवस्था, जिस पुद्गल द्रव्य, जो पुद्गल द्रव्य है उसकी अवस्था बदली। तो जो ये अवस्था बदली है
अवस्था कहें, पर्याय कहें, एक ही बात है। हालत, दशा, सब एक ही बात है। तो ये जो पर्याय, मतलब नवीन नवीन उत्पन्न हो रही है ना, कि अभी अभी तो एक जैसा कलर है, आपने कल भी दिखाया था, तो कल भी यही कलर था, आज भी यही कलर है, तो कहाँ बदला? कोई पर्याय नहीं बदली इसकी, कि जब 100 साल बाद ये चेंज होगा तब बदलेगी पर्याय। ऐसा नहीं है, इसमें प्रति समय पर्याय बदल रही है। प्रति समय। एक मतलब समय किसको कहते हैं? सेकेंड का असंख्यातवां भाग समय होता है। मतलब हम पलक झपकाएं इतनी देर में तो अनंत असंख्यात समय चलेगा। इतना छोटा, इतने छोटे समय में इसमें परिवर्तन चल रहा है, परिणमन चल रहा है, प्रति समय प्रति समय प्रति समय। उसके लिए हमेशा अपन नाखून का, बालों का उदाहरण भी लेते हैं। नाखून बढ़ रहे हैं तो किस समय बढ़ रहे हैं, किस समय बढ़ना रुक जाता है उनका? जिस समय हमने काटे नाखून, उसी समय वो बढ़ रहे हैं।